नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। शुरू करेंगे खबरों की ओर। राजधानी में सर्दियों के साथ ही प्रदूषण सीजन की शुरुआत भी हो जाती है। पिछले 3-4 सालों से प्रदूषण को कम करने के लिए फोकस था, लेकिन इसका असर देखने को नहीं मिला। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे किस तरीके से प्रदूषण कहर बरपा रहा है। तो दिल्ली में जहरीली आबोहवा हो चुकी है और ऐसे में हम आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से कहर बरपाया जा रहा है। बता दें कि पहली तस्वीर मुंबई से है, जहां एक्यूआई खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तस्वीर देश की राजधानी से है, जहां सुबह सुबह प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। एक्यूआई जो है वो 300 के पार है और ऐसे में बता दें कि दिल्ली में ग्रैब सिस्टम 2 लागू हो चुका है। पूरी कोशिश की जा रही है कि प्रदूषण के इस स्तर को कम किया जाए, इसलिए अब हर एक जो भी कोशिश है वो चाहे दिल्ली में हो चाहे मुंबई में हो, दोनों जगह आजमाई जा रही है। तो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिवाली के बाद से हो सकता है कि और भी ज्यादा ये प्रदूषण का स्तर बढ़ जाए, एक्यूआई लेवल 400 के पार चला जाए। अगर एक्यूआई लेवल 400 के पार गया तो ग्रैब 3 सिस्टम लागू हो जाएगा, जिससे साफ तौर पर पता चल जाएगा कि दिल्ली के लोग किस तरीके से दमघुटू हवा में इस वक्त जी रहे हैं, रहने को मजबूर है। बच्चों और बुजुर्गों की बात की जाए तो उनके लिए काफी ये मुसीबत भरा हो सकता है, तकलीफों का सामना उनको करना पड़ सकता है। और ये इसी साल की तस्वीरें नहीं है, तकरीबन हर साल यही तस्वीर निकल के सामने आती है। तो दिल्ली में जहरीली हो रही है हवा और एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, लगातार एक्यूआई लेवल जो है वो बढ़ रहा है, चाहे राजधानी में हो, चाहे देश की राजधानी हो या आर्थिक राजधानी हो। तो लगातार यही तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती है कि दिल्ली में अभी प्रदूषण का स्तर कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है, जिससे लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। मीटिंग हो रही है, लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन अभी भी कोई निष्कर्ष निकल के सामने नहीं आ रहा है। लगातार दिल्ली सरकार ये कह रही है कि हरियाणा और पंजाब से जो पराली की धुएं हो रही हैं उसके कारण ये और भी ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा और पंजाब सरकार कह रही है कि सिर्फ इसमें हिस्सेदारी 20% है, बाकी की हिस्सेदारी जो है खुद दिल्ली की है, जिसके कारण ये जहरीली हवा जो है वो लगातार दिन पर दिन कहर बरपाती हुई नजर आ रही है। सफेद चादर से, सफेद धुंध से दिल्ली एनसीआर इस वक्त ढका हुआ है और ये तस्वीर सिर्फ अभी की है। और अभी की बात की जाए तो नवरात्रि बीती है, बाकी त्योहार आना बाकी है और उस समय और भी ज्यादा प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है। अजीत कुमार हमारे जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, इस वक्त क्या स्थिति है, एक्यूआई लेवल कहां तक पहुंचा है? जी बिल्कुल, देखिए स्थिति बताना चाहूंगा। राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो हर बार सर्दी का मौसम जैसे ही दस्तक देता है वैसे ही राजधानी दिल्ली में प्रदूषण जो है या कहीं दिल्ली की जो हवा है वो कहीं ना कहीं गैस चैम्बर की तरह बन जाती है। और इसी को लेकर के अगर मैं इस समय की बात करूं तो अभी राजधानी दिल्ली में लगभग 300 के करीब एक्यूआई लेवल पहुंच चुका है, जो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए बहुत बड़ा परेशानी का सबब बनता जा रहा है। और विशेष तौर पर उन लोगों के लिए जो सुबह सुबह घर से बाहर सैर करने के लिए निकलते हैं, उनके लिए ये जो दिल्ली की हवा है वो जहरीली हवा बनती हुई दिख रही है। उनके लिए न केवल ये सैर करने जाते हैं, बेसिकली वो स्वास्थ्य को लेकर के जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये उनके लिए बड़ी बीमारी का कारण भी बनता जा रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से काफी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि वो सभी प्रयास नाकाफी साबित हो रहा है। और इसी का परिणाम है कि लगातार प्रयासों के बावजूद भी जो दिल्ली का जो प्रदूषण लेवल है वो फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जी स्थिति धरातल पे कितना काम नजर आ रहा है, क्योंकि ग्रैब 2 सिस्टम भी लागू हो चुका है और ऐसे में अब तो इस जहरीली हवा को जो है वो कम होना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष निकल के सामने नहीं आ रहा है। अजीत, देखिए बिल्कुल सुधी, राजधानी दिल्ली में अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं ग्रैब सिस्टम की बात करूं तो 4 स्टेज में ग्रैब सिस्टम को बांटा गया है, जिसमें ग्रैब 1, ग्रैब 2 और ग्रैब 3 और उसके बाद ग्रैब 4।
और इस समय जो राजधानी दिल्ली में ग्रेड 2 सिस्टम लागू है, जिसमें काफी चीजें पाबंदियां लगाई गई है, निर्माण से रिलेटेड और इस तरह की काफी चीजों पर पाबंदियां लगाई गई है। लेकिन बावजूद इसके तो दिल्ली सरकार के ये जो ग्रेड 2 सिस्टम है, भले ही कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि थोड़ा मोड़ा कारगर जरूर हो, लेकिन इसके अलावा भी और भी कई फैक्टर हैं जिस पर काम करने की जरूरत है। जैसे अगर मैं बात करूं तो दिल्ली से सटे जो प्रदेश है, लाइक अगर मैं बात करूं तो हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, ऐसे वो जगह जहां पर पराली जलने का जो सिलसिला है वो एक बार फिर से शुरू हो गया है। और निश्चित तौर पर जब भी दिल्ली से सटे प्रदेशों में पराली जलने के जो मामले हैं वो जिस तरीके से बढ़ते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे दिल्ली का जो प्रदूषण लेवल है वो भी बढ़ता जाता है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को उसका भी सामना करना पड़ता है। तो जरूरी है कि जो दिल्ली सरकार है ऐसे स्थायी समाधान पर काम करे, जिससे कि आने वाले दिनों में इस तरह के जो प्रदूषण है वो लगातार बार बार जो है वो दोहराया ना जा सके। क्या पानी का छिड़काव हो रहा है? ये कम होती हुई नजर आ रही है अजीत? देखिए बिल्कुल, अगर मैं दिल्ली सरकार की बात करूं तो दिल्ली सरकार की तरफ से समय समय पर पानी का छिड़काव, इसके अलावा स्मोक टावर भी बनाए गए हैं। हालांकि अभी हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ की जो मुहिम है वो भी शुरू की गई है। इसके अलावा जो दिल्ली सरकार है वो हर बार पिछले कुछ समय से ऑड इवन का फॉर्मूला जो है वो भी जारी करती है, जिसको लेकर के इस बार भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर प्रदूषण का स्तर कम नहीं होता है तो निश्चित तौर पर ऑड इवन का फॉर्मूला है उसको भी लागू किया जाएगा। लेकिन कहा जा सकता है कि कुछ हद तक इससे प्रदूषण में जो लगाम जरूर लगाई जाती है, लेकिन ये एक कारगर जो साबित है वो नहीं हो पाते हैं। जी बिल्कुल, और यही कारण है कि लगातार ये प्रदूषण का लेवल जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से बुरी स्थिति दिल्ली एनसीआर की बनी हुई है। अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जो बेटियों को छेड़ेगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे, ये कहना है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का। सीएम ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा ही उनकी पहली प्राथमिकता है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर महिला सुरक्षा पर सख्त रुख अपनाया है और साथ ही बदमाशों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यूपी में किसी भी बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ करने वाले के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। अगर किसी ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल बीते 26 अक्टूबर को सीएम योगी यूपी के बागपत पहुंचे थे, जहां उन्होंने 351 करोड़ की लागत से बनने वाली 311 जन कल्याणकारी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने यहाँ एक जनसभा को संबोधित किया और सबका साथ सबका विकास नारे को दोहराया भी। जनसभा के दौरान सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि शिक्षा हमारी प्राथमिकता है। हम किसी बेटी की सुरक्षा के साथ किसी भी व्यक्ति को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। किसी बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे और जो भी खिलवाड़ करेगा उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। किसी बेटी की सुरक्षा के साथ किसी उचक्के को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। किसी बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे और जो भी खिलवाड़ करेगा उसकी कीमत चुकाएगा। किसी किसान की संपत्ति पर कोई जबरन कब्जा नहीं कर पाएगा, किसी व्यापारी का कोई जबरन उत्पीड़न नहीं कर पाएगा। जो करेगा उसकी कीमत ब्याज सहित उसको चुकानी पड़ेगी। किसी नौजवान के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की छूट भी किसी को नहीं होगी। जो करेगा तो जीवन भर पछताएगा भी, क्योंकि ये युवा ऊर्जा से भरपूर है, प्रतिभा संपन्न है। इसकी ऊर्जा और इसकी प्रतिभा का लाभ हमें प्रदेश और देश के विकास में लेना है। इसलिए उस युवा को अवसर मिलने चाहिए। इससे पहले भी सीएम योगी कई मौकों पर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता बता चुके हैं और इसके लिए पुलिस को खास निर्देश भी देते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।
इंडिया गठबंधन में शुरू हुई टकराव की बयार अब कई प्रदेशों तक पहुंच चुकी है, जिससे झारखंड भी अछूता नहीं है। लोकसभा चुनाव के दस्तक के साथ ही झारखंड में इंडिया गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान की धमक सुनाई देने लगी है, जिसमें कांग्रेस के दावे ने जेएमएम के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। अब देखना यह है कि आने वाले चुनाव में 9 सीटों पर कांग्रेस का दावेदारी के बाद गठबंधन को बंधक कब तक चलता है। तो आज झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम के तालमेल पर ये रिपोर्ट देखिए। सीटों पे कांग्रेस पिछले बार भी की थी, लेकिन अंतिम निर्णय जो भी है उसके ऊपर में ना मुझे कंफ्यूजन है, ना हमारे मित्र पक्ष को कंफ्यूजन है। तो झारखंड में सरकार चला रही महागठबंधन की पार्टियों की तरफ से अब सीटों को लेकर दावा ठोका जाने लगा है। झारखंड प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने अपने झारखंड दौरे के दौरान इस बात का जिक्र तक कर दिया, ये कहते हुए कि झारखंड में कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पिछले चुनाव में भी पार्टी ने 9 सीटों पर दावा किया था। हालांकि इस बार के चुनाव को लेकर सत्ताधारी दल जेएमएम की तरफ से भी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी तेज है। कांग्रेस और जेएमएम दोनों अब संगठन मजबूती को लेकर तेजी से कदम बढ़ाना शुरू कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के झारखंड प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की तरफ से किए जा रहे दावे को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कहीं दोनों दलों के बीच टकरार ना शुरू हो जाए। 14 सीटें हैं, 14 पे लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन 14 सीटों पर लड़ेगी। उसमें मुझे नहीं लगता कि उसमें चर्चा की आवश्यकता है, क्योंकि 9 सीटों पे कांग्रेस पिछले बार भी की थी, लेकिन अंतिम निर्णय जो भी है उसके ऊपर में ना मुझे कंफ्यूजन है, ना हमारे मित्र पक्ष को कंफ्यूजन है। तो इसमें कोई चर्चा की आवश्यकता नहीं है। उम्मीदवारों का तय और इसके अलावा झारखंड में कोई, लेकिन कई अन्य राज्यों में जहां पर इस प्रकार का गठबंधन पहले नहीं हुआ था, वहां पर आवश्यक है कि बैठकर। वैसे तो 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने यूपीए गठबंधन के तहत 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। गठबंधन में जेएमएम के हिस्से 4 सीटें आई थी। 2 सीटें बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम को दी गई थी, जबकि राष्ट्रीय जनता दल को मात्र 1 सीट मिली थी। हालांकि आरजेडी आखिर तक अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, मगर इस बार कांग्रेस ने 7 के बजाय 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। पिछली बार की 7 सीटों के साथ साथ जिन 2 सीटों पर उसका दावा है, उसमें गोड्डा और कोडरमा लोकसभा की सीटें बताई जा रही हैं। मगर सवाल ये है, क्या जेएमएम इसके लिए तैयार है? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा राजनीतिक दल है और आने वाले दिनों में लोकसभा का भी चुनाव होना है, विधानसभा का भी चुनाव होना है। तो संगठन अपनी मजबूती पर भी ध्यान दे रही है और सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, उन योजनाओं का लाभ भी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। मौजूदा वक्त में एनडीए के पास 12 सीटें हैं, जबकि 1 सीट जेएमएम और 1 सीट कांग्रेस के कोटे में है। ऐसे में एनडीए की भी बड़ी चुनौती होगी कि वो अपनी सारी सीटों को बचा पाए। हालांकि जिस तरीके से सत्ताधारी दल आपस में उलझते हुए नजर आ रहे हैं, उससे तो लगता है कि झारखंड में भी गठबंधन में टकराव तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। एमपी में सपा की 5वीं लिस्ट के साथ ही सपा सुप्रीमो अखिलेश ने ये साफ कर दिया है कि इस बार किसी के झांसे में नहीं आने वाले हैं। साथ ही सपा प्रवक्ता का ये भी बयान आया है कि वो समाजवादी विचारधारा के लोगों के साथ मिलकर एमपी में चुनावी ताल ठोकेंगे। इन सभी घटनाओं का सीधा असर यूपी में लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन के भविष्य पर सवाल खड़े कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए समाजवादी पार्टी ने एक और लिस्ट जारी कर 35 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। मतलब इंडिया गठबंधन में हम साथ साथ हैं का दावा करने वाले सपा और कांग्रेस एमपी में हम आपके हैं कौन वाला गेम खेलने में लगे हैं, जिसके बाद यूपी में लोकसभा चुनाव में दोनों की जुगलबंदी पर संकट के बादल मंडराते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कांग्रेस को ठेंगा दिखाते हुए कहा कि
कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में महान दल समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा, जिसके बाद से कांग्रेस और सपा के भाईचारे के सारे दावों पर पानी फिरता दिख रहा है। दावा ये भी है कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा के लोगों का लक्ष्य भाजपा की सरकार को हटाना है। सपा प्रवक्ता के इस बयान के बाद एमपी की बगावत की आग की लपटे यूपी लोकसभा के गठबंधन पर भी पड़ना लाजमी है, जिसके बाद अब यूपी में इंडिया गठबंधन की सांसें अटकती दिखाई दे रही हैं। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लगातार ये प्रयास किया है कि जो समान विचारधारा वाले दल हैं, जिनका लक्ष्य इस देश से जन विरोधी सरकार, जो संविधान विरोधी है, जो लोकतंत्र विरोधी है, उसको हटाना है। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में प्रयास किया था कि कांग्रेस से गठबंधन हो जाए, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के हिस्से की सीट उनको दे, लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने का लक्ष्य केवल समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा के लोगों का है। कांग्रेस का लक्ष्य कुछ और है। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में महान दल के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करे। देखना यह है कि एमपी में कांग्रेस की 5वीं लिस्ट जारी होने के बाद अब यूपी में सपा सुप्रीमो अखिलेश इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि कांग्रेस की लिस्ट से आला कमान ने ये साफ कर दिया है कि एमपी में सपा से उनका कोई लेना देना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और इस बीच अहम जानकारी, आज मन की बात कार्यक्रम का आयोजन है। सुबह 10:50 पर पीएम अपने विचार करेंगे साझा। मन की बात कार्यक्रम का 106वां एपिसोड है। आज राधा मोहन दास अग्रवाल मन की बात सुनेंगे। भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सुनेंगे मन की बात। लाजपत नगर के कृष्ण मार्केट CHC में सुनेंगे ये कार्यक्रम। 106वां एपिसोड आज है मन की बात का। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात करते हैं और ऐसे में आज भी 11 बजे मन की बात करेंगे, जिसको भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सुनेंगे। और बता दें, इसी के साथ कई ऐसे बड़े नेता हैं जो कि मन की बात कार्यक्रम को सुनते हैं। लाजपत नगर के कृष्ण मार्केट CHC में ये मन की बात को भाजपा अध्यक्ष सुनेंगे। तो आज मन की बात 11 बजे होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे मन की बात करेंगे। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर, 1 नवंबर को सपा राष्ट्रीय राज्य कार्यकारिणी की बैठक है। सपा की नवगठित कार्यकारिणी की पहली बैठक होगी। बीजेपी की नीतियों को निशाने पर लिया जाएगा। आम चुनाव को लेकर बनेगी सपा की रणनीति। जातिगत जनगणना और PDA पर खास फोकस इस बार समाजवादी पार्टी कर रही है। जिले में बूथ कमेटियों के गठन पर चर्चा होगी। वोटर लिस्ट जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। सपा प्रमुख पदाधिकारियों को देंगे अहम जिम्मेदारी। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि यहाँ पे 1 नवंबर को बैठक होने जा रही है। सपा राष्ट्रीय राज्य कार्यकारिणी की ये बैठक होने जा रही है। 1 नवंबर को सपा राष्ट्रीय राज्य कार्यकारिणी की बैठक होगी। और बता दें, सपा की नवगठित टीम जो है इस बैठक में हिस्सा लेगी। प्रियम पाठक स्टेट हेड ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रियम, 1 तारीख को बैठक होने जा रही है, कितनी महत्वपूर्ण? बिल्कुल, देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों में का दौर जो है जारी है। रणनीति बनाई जा रही है कैसे किन मुद्दों के साथ में जो है वो जनता के बीच में जाना है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी ने भी अपनी नई टीम जो है पूरी तैयार करी है और उसी के साथ में वो अब 2024 के चुनाव में उतरेंगे। तो क्या रणनीति रहेगी, किस टीम के सदस्य को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, इन सभी चीजों को लेकर चर्चा की जाएगी। नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है सपा की और उसमें ये एजेंडे तय होंगे कि जो समाजवादी पार्टी मुद्दे उठाएगी उसको जनता के बीच में कैसे लेकर जाना है, किन मुद्दों को प्राथमिकता देनी है, किस आधार पर पूरा चुनाव जो है वो लड़ा जाना है। तो इन सभी चीजों को लेकर इसमें जो है वो रणनीति बनाई जाएगी। और इस बैठक के अंदर जो प्रमुख तौर पर जो मुद्दे हैं समाजवादी पार्टी के, चाहे PDA पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उसके मुद्दों को लेकर बात हो या फिर जातिगत जनगणना की बात हो, इन सभी मुद्दों को समाजवादी पार्टी कैसे उठाएगी, कहां पर कितनी प्राथमिकता दी जानी, किस सीट पर उसका कितना असर होगा, इन सभी चीजों की इसमें समीक्षा की जाएगी। और जो नए सदस्य अभी कार्यकारिणी में शामिल हुए हैं उनको कैसे जिम्मेदारी दी जाएगी, क्या उनकी जिम्मेदारी होगी, इन सभी चीजों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। इस बैठक में अखिलेश यादव जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा राम गोपाल यादव, शिवपाल सिंह यादव और अन्य जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं पार्टी के, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और उन सभी की मौजूदगी में जो अन्य सदस्य वो मौजूद रहेंगे और उस पर को लेकर एजेंडा बनाया जाएगा,
इस चुनाव को लड़ने। पिछले जो चुनाव हुए हैं मैनपुरी के जो था बड़ी जीत समाजवादी पार्टी को हाथ लगी, तो क्या रणनीति बनी कि किस तरीके से भी बीजेपी ने लगाया था, लेकिन इसके बावजूद समाजवादी पार्टी की ऐसी सी डिम्पल यादव की पत्नी पाने में कामयाब नहीं हुई। तो ऐसे में उसी तरीके से रणनीति बनी है और विपक्ष को जिस तरीके से मात देनी है उसको लेकर रणनीति बनेगी और उसमें कह सकते हैं जो सदस्य हैं दी जाएगी। ठीक है प्रेम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो 1 तारीख को बैठक होने जा रही है, 1 नवंबर को सपा राष्ट्रीय राज्य कार्यकारिणी की बैठक है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए इंडिया वॉइस।